हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लगभग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कैसा रहेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दी गई नाभिक में अभिक्रिया में तत्व एक्स है। एक्स तत्व क्या है? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मास नंबर कितना है? 22 दिया गया है। एक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्लस एनर्जी निकल रहा है, तो क्या होगा? एक्स क्या होगा? मैग्नीशियम है कि सोडियम है कि सोडियम है कि नियोन है? ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चंस आप देख लो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है? यूरेनियम है 92 238। 92 क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। 238 क्या है? इसका मास नंबर है, परमाणु द्रव्यमान है। विघटित होकर पीए बन रहा है 91 234। तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछ देता है एग्जाम में। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.2 ग्राम रह जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चंस आता है, टाइम पीरियड दे देगा, हाफ लाइफ पीरियड पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? 1 घंटा मेरे साथ बने रहो, मात्र 1 घंटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। 1 घंटे का थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। उसके बाद हम दोस्तों 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे PYQ, और 10 से 20 जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं वो लेंगे। फिर हमारा चैप्टर 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देर नहीं करेंगे, रेडियो सक्रियता क्या है ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेडियो सक्रियता क्या है? ठीक है, सबसे पहला आपके दिमाग में यही प्रश्न आएगा, रेडियो सक्रियता क्या है? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में वैसे तत्व, कैसे तत्व? वैसे तत्व जिनका पहला पहला क्या हो? परमाणु क्रमांक, पहला कंडीशन परमाणु क्रमांक जो है 82 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 82, 82 से ज्यादा, 82 के बराबर नहीं, 82 से ज्यादा हो, उन तत्वों को कहा जाता है कि उनका न्यूक्लियस जो है स्टेबल है, स्थिर है। नाभिक क्या है? स्थिर है। लेकिन वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा है, उन तत्वों का न्यूक्लियस जो है अस्थायी होता है, अस्थिर होता है, अस्थायी होता है या अस्थिर होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वैसे तत्व जो है स्टेबिलिटी के लिए, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण का लगातार क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और ये उत्सर्जन किस लिए करते हैं? ताकि उनका न्यूक्लियस जो है क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए। ताकि उनका न्यूक्लियस कैसा हो जाए? अस्थायी हो जाए। और अस्थायी न्यूक्लियस के लिए क्या कंडीशन है? एटॉमिक नंबर Z जो है वो 82 से कम चाहिए, 82 या 82 से कम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए कि रेडियो सक्रियता क्या है। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता वैसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, न्यूक्लियस अस्थायी हो। और तीसरा कंडीशन है ये अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण या तीनों का क्या कर रहे हो? उत्सर्जन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उत्सर्जन कर रहे हो। तो इन पदार्थ को हम दोस्तों कहते हैं, इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? इस पदार्थ को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस पूरे प्रक्रिया को, ये पूरा जो प्रक्रिया हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है।
इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता। ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा दोस्तों कि क्या वे सभी तत्व जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वे रेडियो एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं? क्वेश्चन क्या है? Z लेस देन इक्वल टू 82, वैसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 82 से कम है, तो क्या वे तत्व परमाणु रेडियो सक्रियता में भाग नहीं लेते हैं? दोस्तों नहीं लेते हैं। आंसर क्या है? नहीं लेते हैं। एक्सेप्शन है, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इन तत्वों का नाभिक न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? स्थिर माना गया है। नाभिक क्या माना गया? स्थिर माना गया है। अब एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद में पहला है ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप्स है। ठीक है, आइसोटोप है ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। ठीक है। दूसरा है दोस्तों टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? टेक्नीटियम का एटॉमिक नंबर होता है 43। ये रेडियो एक्टिव शो करता है। और तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों प्रोमेथियम। प्रोमेथियम की कितना होता है एटॉमिक नंबर? 61 होता है। ठीक है, ठीक है। ये 3 अपवाद हैं, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ट्रिटियम को हम 1H3 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 3 होता है, इसी को ट्रिटियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों रेडियो सक्रियता वाले वैसे तत्वों का उदाहरण जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। कुछ एग्जाम्पल जानना जरूरी है। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, ये सबसे आम, सबसे ज्यादा रेडियो धर्मी तत्व है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? ऊर्जा संयंत्रों में होता है। परमाणु ऊर्जा में यूज होता है इसका, परमाणु संयंत्र में इसका यूज होता है। ठीक है, यूरेनियम का कितना होता है? 92 होता है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों थोरियम, TH, जिसको हम क्या बोलते हैं? थोरियम बोलते हैं। यह भी प्राकृतिक रूप से, यह भी क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो धर्मी तत्व है। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, थोरियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? फ्यूचर में परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? थोरियम है। फ्यूचर के लिए परमाणु ऊर्जा का स्रोत है ये। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों रेडियम। इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने किया था। यह जो है अपनी तेज चमक के लिए जाना जाता है और इसका प्रयोग जो है दोस्तों कैंसर में किया जाता है। थोरियम का यूज कहाँ किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। रेडियोथेरेपी जो होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों प्लेटिनम। प्लूटोनियम, प्लेटिनम नहीं, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ। इसका यूज कहाँ किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। हथियार बनाने में भी इसका यूज होता है। उसके बाद एक और रेडियो एक्टिव तत्व है जिसे हम रेडॉन के नाम से जानते हैं। ये इनर्ट गैस भी है दोस्तों, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन है।
यह क्या है, यह रेडियोधर्मी गैस है। ठीक है, यह कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों, यह चट्टानों और मिट्टी में यूरेनियम के क्षय से उत्पन्न होती है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 7 नंबर का। 7 नंबर का एग्जाम्पल है हमारा सीजियम। ठीक है, 137 होता है इसका, सीजियम का। इसका ही उपयोग भी दोस्तों कैंसर में किया जाता है, रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियोग्राफी मशीनों की जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 इसका भी यूज होता है। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज जो है दोस्तों थायराइड कैंसर के लिए होता है। थायराइड कैंसर में इसका यूज होता है। ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। 9 नंबर दोस्तों एग्जाम्पल जो है आयोडीन है। आयोडीन 131, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज भी थायराइड कैंसर में होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका यूज होता है दोस्तों थायराइड कैंसर में, आयोडीन का यूज होता है। ये नेग्लेजिबल है कैंसर के उपयोग में। जो मशीन का स्टरलाइजेशन होता है उसमें यूज होता है कोबाल्ट 60 का। ठीक है, टेक्नीशियम 99 होता है, टीसी टेक्नीशियम। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, 10 नंबर एग्जाम्पल है। इसका यूज जो है दोस्तों, इसका यूज जो है इमेजिंग में होता है। ठीक है, चिकित्सा इमेजिंग में। ये क्या है, आइसोटोप है, एक आइसोटोप है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेडियो एक्टिव तत्व। अब हम बात करते हैं दोस्तों अल्फा कण क्या है, बीटा कण क्या है और गामा कण क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों। अल्फा कण, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, आपको पता होगा रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया उसके अनुसार दोस्तों एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिथियम 38। ये भी एग्जाम्पल जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या, लिथियम 3 है, इधर 8 है। ये भी क्या है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ रहे थे। तो रदरफोर्ड जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1899 में किया था। उन्होंने क्या बोला था एक्सपेरिमेंट में कि कुछ कण जो है अल्फा कण, उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल का क्या किया था, बम्बार्डिंग कराया था। तो कुछ कण जो है वो कहाँ चला गया, निगेटिव प्लेट की ओर चला गया। कुछ कण कहाँ चला गया, निगेटिव प्लेट की ओर चला गया। कुछ कण जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया और कुछ कण जो है सीधे निकल गया। यही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में दोस्तों, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो कुछ कण जो है इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम का जो कण बम्बार्ड किया, कुछ कण जो है निगेटिव चार्ज की तरफ चला गया, निगेटिव प्लेट की ओर चला गया। ठीक है, कुछ कण जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर चला गया और कुछ कण जो है सीधे निकल गया। तीनों ने तीनों कण का अलग अलग नाम दिया। जो कण निगेटिव प्लेट की ओर गए उसे इन्होंने अल्फा कण का नाम दिया और जिस पर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया, धन आवेशित बताया। ठीक है, इसीलिए क्यों, क्योंकि इसे निगेटिव चार्ज अपने तरफ खींच रहा है, यानी ये धन आवेशित है। कुछ कण जो है जो पॉजिटिव प्लेट की ओर गए उन्हें उन्होंने
बीटा कण का नाम दिया और बताया कि ये ऋण आवेशित है, इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। और जो कण सीधे चले गए दोस्तों, उन्होंने गामा किरणों का नाम दिया। उन्हें उसने किस नाम से जाना? गामा किरणों के नाम से जाना, जिस पे उन्होंने उदासीन बोला, न्यूट्रल बोला, इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए अल्फा कण क्या है, बीटा कण क्या है, गामा कण क्या है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि वैसे कण जो निगेटिव पार्टिकल की ओर, निगेटिव प्लेट की ओर चली गई, आकर्षित हुई, उन्हें उन्होंने अल्फा कण का नाम दिया और बोला कि ये धन आवेशित है, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वैसे कण जो पॉजिटिव प्लेट की ओर चली गई, उन्हें उन्होंने बीटा का नाम दिया और बोला कि ये ऋण आवेशित है, इन पे निगेटिव चार्ज है। वैसे कण जो सीधे चली गई, उन्होंने गामा किरणों के नाम से जाना और बोला कि ये उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण में क्या होता है। तो दोस्तों अल्फा कण में क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या डाटा है, डाटा दिया हुआ है। दोस्तों अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों के गुण के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है? तो अल्फा कण का प्रकृति पॉजिटिव होता है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा कण निगेटिव है, ऋणावेशित है। और गामा कण कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, उदासीन है। आवेश चार्ज जो है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर +2e चार्ज होता है, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे इतना, यानी 2e इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। +2e चार्ज किस पे होता है? +2e चार्ज जो होता है अल्फा कण पे होता है। -e चार्ज जो है वो बीटा कण पे होता है। ठीक है, और गामा किरण पे कोई चार्ज नहीं होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 6.64 इंटू 10⁻31 kg अल्फा कण का द्रव्यमान है। बीटा कण का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻31 kg है। गामा किरणों का द्रव्यमान भी 0 होता है। चाल बीटा की अल्फा कण का चाल जो है 2 गुने 10⁻7 है, बीटा का 1 गुने 10⁸ है, और गामा का चाल जो है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसका है? गामा किरण का, बीटा किरण का, फिर अल्फा किरण का। अल्फा कण का स्पीड जो है सबसे कम है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होती है तथा इसके नाभिक अस्थायी होते हैं, अर्थात ये तत्व लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस घटना को रेडियो सक्रियता के नाम से जानते हैं। उदाहरण में यूरेनियम है 235, यूरेनियम 238, थोरियम, हाइड्रोजन और लिथियम, ये सभी क्या है? गामा रेडियो एक्टिविटी का एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था 1896 में। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की, पोलोनियम और रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी को 1903 में रसायन के लिए, 1911 में भौतिक के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 नंबर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, किरणों के उत्सर्जन के बाद एक अस्थायी नाभिक प्राप्त करना चाहते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो एक किरण उत्सर्जित करते हैं, अल्फा कण हो या बीटा हो या गामा हो। तो क्यों उत्सर्जित कर रहे हैं? क्योंकि वो अस्थायी नाभिक प्राप्त करना चाहते हैं, और अस्थायी नाभिक के लिए उनका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 82 या उससे कम। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है। दोस्तों जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन से क्या होती है? ज्यादा होती है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 होता है। ठीक है,
रेडियो सक्रियता को मापने के लिए गाइमर मूलर का काउंटर का प्रयोग किया जाता है। गाइमर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण के विक्षेपण में क्या होगा, आयनीकरण क्षमता क्या होगा, भेदन क्षमता क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा के बारे में। ठीक है दोस्तों, विक्षेपण क्षमता जो है मिनिमम होता है अल्फा कण का, उसके बाद बीटा कण का, बीटा कण का सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और गामा कण में कोई डेविएशन नहीं होता है, नो डेविएशन। ठीक है, आयनीकरण क्षमता क्या होता है, अल्फा का मैक्सिमम होता है, बीटा का मीडियम होता है और गामा कण का मिनिमम होता है। ठीक है, भेदन क्षमता गामा का सबसे ज्यादा होता है, अल्फा का सबसे कम होता है, बीटा का क्या होता है, मीडियम होता है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा अल्फा कण की होती है, फिर बीटा की, फिर गामा की, यानी सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसके पास होगा, अल्फा कण के पास, उसके बाद बीटा कण के पास, उसके बाद गामा कण के पास, यानी गामा कण के पास सबसे मिनिमम होगा काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके क्या है, रेडियो एक्टिव क्षय जिसे बोलते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिव डीके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जब अल्फा किरण निकलेगा तो उसे अल्फा डीके कहेंगे, जब बीटा किरण निकलेगा तो बीटा डीके कहेंगे, और जब गामा किरण निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, गामा डीके कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अल्फा रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव 6 की खोज किसने की थी, सोढ़ी और फैजान ने। सोढ़ी और फैजान ने अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बारे में 3 नियम दिए थे। यहाँ पे हम नियम देख लेते हैं क्या है। हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। क्षय, डीके को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है दोस्तों। क्या बोल रहा है, इसे किसने दिया था, सोढ़ी और फैजान ने। रेडियो एक्टिव डीके किसने खोजा था, सोढ़ी और फैजान ने। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किरणें कितने थी, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो इन्होंने बोला 3 नियम दिया, और क्या बोला कि जब अल्फा किरण निकलेगा तो उसे हम अल्फा डीके के नाम से जानेंगे, जब बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो उसे बीटा डीके के नाम से जानेंगे, और तीसरा नियम दिया कि जब गामा किरण का उत्सर्जन होगा तो उसे गामा डीके के नाम से जानेंगे। अब दोस्तों हम एक एक करके आपको बताएंगे कि अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होते हैं और गामा डीके में क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे अल्फा डीके के बारे में। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे अल्फा डीके, अल्फा क्षय। ठीक है, अल्फा डीके के बारे में बात करते हैं। अल्फा डीके क्या है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, जो सोरी और फैजान ने बताया था। ठीक है, तो चलिए, हेडिंग हो गया हमारा अल्फा डीके। अब देखिए क्या है अल्फा डीके। दोस्तों उन्होंने बोला अल्फा कण के उत्सर्जन से, जब अल्फा कण जो है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलेगा, जैसे हमने क्या ले लिया, यूरेनियम ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 और मास नंबर होता है 235। ठीक है, तो अल्फा डीके में क्या होता है, इन्होंने बोला कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में, एटॉमिक नंबर में, परमाणु संख्या में, क्या, परमाणु संख्या में क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, कितने की कमी होगी, 2 की कमी।
ठीक है, 2 की कमी होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, द्रव्यमान संख्या में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन्होंने बोला कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। परमाणु संख्या में यदि 2 की कमी है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। ये अल्फा डीके है। अल्फा डीके में क्या होता है, जब किसी तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा और मास नंबर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में या द्रव्यमान संख्या में, ठीक है, 4 की कमी होगी। द्रव्यमान संख्या द्रव्यमाणु संख्या नहीं है दोस्तों, सॉरी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी या परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूरेनियम से एक अल्फा कण हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा। पहले हमारा यूरेनियम यहाँ पे है, एक अल्फा कण निकल रहा है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो अब नया यूरेनियम क्या हो जाएगा, नया यूरेनियम यानी इसका जो परमाणु संख्या है इसमें 2 की कमी यानी यहाँ पे 92 हो जाएगा और इसका परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी यानी ये 231 हो जाएगा। तो आपको यूरेनियम का ये वाला दिया रहेगा क्या, 90 और 231। इसका मतलब क्या है कि ये यूरेनियम कैसा यूरेनियम है, यानी इसमें एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23। यूरेनियम है 92, यूरेनियम कितना है 92, ठीक है, 236, ये आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, इससे कौन सा यूरेनियम बन रहा है, तो इससे यूरेनियम बन रहा है 87 और आ जा रहा है 224, 224। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके एटॉमिक नंबर में, इसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हुई है, 5 की कमी हुई है और मास नंबर में, एटॉमिक मास में कितने की कमी हुई है, तो एटॉमिक मास में कमी हुई है 12 की, 12 की कमी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए हैं और बीटा कण, तो बीटा कण तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं दोस्तों आपको, ठीक है, तो अभी हम अल्फा कण की बात करेंगे। तो इसमें कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 अल्फा कण उत्सर्जित हो सकते हैं। कितने, 3। क्यों, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, एक अल्फा कण से क्या होता है, 2 परमाणु संख्या में कमी होती है, 2 अल्फा कण से 4 और यहाँ पे 5 की कमी हुई है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इसमें 2 से ज्यादा अल्फा कण उत्सर्जित हुए होंगे तभी तो यहाँ पे 87 आया। अभी पूरा आंसर भी मैं आपको बताऊंगा जब दोस्तों बीटा डीके पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बीटा डीके भी देख लो आप, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम तुरंत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा डीके हो गया आपको, अल्फा डीके का मतलब होता है परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा डीके की। ठीक है, फिर वो प्रश्न हम करेंगे दोस्तों। बीटा 6, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बीटा कण उत्सर्जन से परमाणु संख्या में क्या इफेक्ट पड़ेगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हम बता दिए तो परमाणु द्रव्यमान भी देख लो, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, एटॉमिक मास। तो दोस्तों परमाणु संख्या में क्या होता है, बीटा डीके से जब एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु संख्या में कितने की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो यहां तक आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
मैंने आपको अल्फा डीके पढ़ा दिया, बीटा डीके भी बता दिया, ठीक है। जैसे यूरेनियम है 92 235, ठीक है। यहां से हमने एक अल्फा कण का एक बीटा कण का उत्सर्जन किया, तो क्या हो गया, एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ, तो इसका मतलब इसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि होगा, यानी 93 हो जाएगा और ये 235 हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम 93 से 235 हो गया, इसका मतलब इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ है। अब एक लास्ट डीके के बारे में पढ़ लेते हैं, गामा डीके, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। गामा डीके में क्या बोलेगा दोस्तों, गामा किरण उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया हमारा अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। समराइज कर देता हूं मैं, सबसे पहले अल्फा डीके, फिर बीटा डीके, फिर गामा डीके। ऐसे नहीं दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखे अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है, ठीक है। ये डीके के टाइप्स हो गए, अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, बीटा डीके होगा तो क्या होगा। यहाँ पे डीके लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, 6 में कौन कौन है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों परमाणु संख्या, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अल्फा डीके में क्या होगा, अल्फा डीके में परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, -2 -4, ठीक है, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज, द्रव्यमान संख्या में नो चेंज। और गामा डीके में नो चेंज, ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज, ना ही एटॉमिक मास में चेंज, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा डीके के बारे में। अब आइए, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन, प्रश्न था हमारा 23 नंबर। अब देखिए दोस्तों, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कितना इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कितना इजी वे में ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसे अभी हम डिलीट करते हैं। यूरेनियम कितना है, 92 है, 236 है, ठीक है। यहां से क्या बन रहा है, यूरेनियम 87 बन रहा है, 224 बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके एटॉमिक नंबर में परमाणु संख्या में 5 की कमी हुई है और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हुई है, 12 की कमी हुई है। तो द्रव्यमान संख्या में कमी एक ही कंडीशन में होता है, जब अल्फा डीके होता है, जब अल्फा डीके, अल्फा का क्षय होता है, अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तभी द्रव्यमान संख्या में कमी होती है। बाकी बीटा डीके और गामा डीके में द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं होती, आपको पता है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या में 12 की कमी है, यानी एक अल्फा डीके में 4 की कमी होती है द्रव्यमान संख्या में। तो 12 के लिए कितना, तो 3 अल्फा डीके में 12 की कमी होगी, यानी अल्फा कितना हुआ है, 3 अल्फा डीके हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम बात करेंगे बीटा डीके की, ठीक है। तो दोस्तों जब इसमें 3 अल्फा डीके हो गया यहाँ पे, तो इसके परमाणु संख्या कितना हो जाना चाहिए था, इसका परमाणु संख्या यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये 92 से ये कितना होना चाहिए था, 6 की कमी होना चाहिए था, यानी 86 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 87 दिया हुआ है। इसका मतलब इसके परमाणु अल्फा डीके के बाद इसमें कहीं ना कहीं बीटा डीके हुआ होगा, तभी तो इसके परमाणु संख्या में वृद्धि हुआ। परमाणु संख्या में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि बीटा डीके। तो दोस्तों 1 की वृद्धि हुई है, यानी 1 बीटा डीके भी हुआ है, 1
बीटा का उत्सर्जन भी हुआ है, यानी 3 अल्फा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है दोस्तों, उसे हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम है, ये 11 है और यहाँ पे कितना है 22 है, एक बीटा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ बीटा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बीटा कण का उत्सर्जन का मतलब इसके एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या तो सेम रहेगा, x मान लेते हैं, उत्सर्जन के बाद कोई नया तत्व बनेगा, यहाँ पे आ गया 22। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्या है, 25 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 92 238 विघटित होकर 91 234 बनाता है, 91 234 बनाता है, तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ। दोस्तों यूरेनियम है, 92 से 238 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां से विघटित हो रहा है, तो विघटित होने के बाद ये क्या बन रहा है, पीए बन रहा है 91, और इधर आ जा रहा है दोस्तों 234। यही हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको ऐसा रहे कि दो कणों का उत्सर्जन कराना हो, यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों है, यहाँ भी अल्फा बीटा है, यहाँ भी अल्फा बीटा है, यहाँ भी सबसे बढ़िया कंसेप्ट है आप मास नंबर को देखेंगे। तो जब आपने मास नंबर द्रव्यमान संख्या के बारे में चर्चा किया, तो 4 की कमी हो रही है। तो 4 की कमी कब होता है, जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आती है। यानी यहाँ पे क्लियर हुआ कि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो इसके परमाणु संख्या में, एटॉमिक नंबर में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होनी चाहिए थी, यानी एटॉमिक नंबर 92 में से 2 गया तो 90 होना चाहिए था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 91 दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बीटा का भी उत्सर्जन हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना बढ़ा, 90 से 91 एक बढ़ा है, यानी एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है, एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन है दोस्तों वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगा और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगा। अब जो ऑप्शन में रहेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि गलत, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी गलत, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि ये भी गलत, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान में 2 कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि,
द्रव्यमान अपरिवर्तित, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एल्युमिनियम जो है रेडियोधर्मी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन हमने कर लिया। रेडियो एक्टिव डीके के बारे में भी बता दिया दोस्तों। सबसे पहले हमने अल्फा डीके के बारे में पढ़ा, फिर गामा डीके के बारे में पढ़ा, फिर अल्फा और बीटा और फिर गामा के बारे में पढ़ा। अल्फा डीके के बारे में क्या बताया? अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ठीक है। बीटा डीके के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। गामा डीके के बारे में दोस्तों, गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। रेडियो एक्टिव नोट में लिखा है दोस्तों, नोट लिखना है। नोट में क्या बोल रहा है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव पदार्थ से 1 अल्फा और 2 बीटा कण निकालने पर समस्थानिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ से समस्थानिक कब प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो समस्थानिक प्राप्त होते हैं जब 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण निकालेंगे। ठीक है, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर समान हो। ठीक है, तो समस्थानिक कब प्राप्त होगा? जब 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण निकालेंगे तो समस्थानिक प्राप्त होता है। 1 अल्फा कण और 2 बीटा कण निकाल देंगे तो क्या होगा? समस्थानिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से समस्थानिक कब प्राप्त होते हैं? जब 1 बीटा और 1 अल्फा और 2 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हम यूरेनियम है 92, 236। ठीक है, तो इससे हमने जब 1 अल्फा कण का उत्सर्जन किया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम 90, परमाणु संख्या में 2 की कमी और मास संख्या में 4 की कमी, 232। ठीक है, अब जैसे ही 1 बीटा कण का उत्सर्जन करेंगे यूरेनियम 92 से, अब ये आ गया, 1 अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो यूरेनियम यहाँ पे ये हो गया, यानी 90 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 232 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही 1 बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि होगा, 91 हो जाएगा, यहाँ पे 232 रहेगा क्योंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही दूसरा का उत्सर्जन होगा तो दोस्तों अब यहाँ पे ये आएगा यूरेनियम 91 और 232। यहाँ से एक और बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अब एटॉमिक नंबर हो जाएगा 91 से 1 बढ़ेगा 92 और ये 232। तो दोस्तों अब देखिए, दूसरा बीटा कण के उत्सर्जन के बाद हमें कौन सा यूरेनियम प्राप्त हुआ? यूरेनियम 92, 232। और हमने किस यूरेनियम को लिया था सबसे पहले? यूरेनियम 92 से 236, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 92, इसका भी 92, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है, समस्थानिक। तो समस्थानिक कब प्राप्त होते हैं? जब 1 अल्फा और 2 बीटा कण का उत्सर्जन हो तो क्या होता है? समस्थानिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व एग्जाम्पल था।
ठीक है। अब चलिए दोस्तों, प्रश्न है पहला, यहाँ पे क्या है, यूरेनियम 92 से 238 है, ठीक है। इससे 6 गो अल्फा और 4 गो बीटा कण उत्सर्जित होता है। तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। 6 गो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, यूरेनियम है 92 और 238। तो 6 गो अल्फा कण का उत्सर्जन का मतलब द्रव्यमान संख्या में 14 की कमी, 24 की कमी, क्योंकि एक अल्फा कण से 4 द्रव्यमान संख्या की कमी होता है, तो 6 के कारण 24 की कमी। तो द्रव्यमान संख्या हो गया दोस्तों 214, 214। अब बात करते हैं हम परमाणु संख्या। 92 है तो 6 गो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, कितना, 6 गो, यानी 12 की कमी होगा। तो 92 में से 12 घटाएंगे तो 80 आ गया, ठीक है। अब इस 80 के बाद 4 गो बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो 4 गो बीटा कण का मतलब द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि, एक के लिए 1 की वृद्धि, तो 4 के लिए 4 की वृद्धि, तो इसमें 4 की वृद्धि कर देंगे तो परमाणु संख्या हो गया 84। कितना आ गया, 84, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 84, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। थोरियम है 90 से 232 है, ठीक है। से आपको बनाना है क्या दोस्तों, 82 से 208 बनाना है। परिवर्तित होने के लिए अल्फा और बीटा का उत्सर्जित दोनों की संख्या बताना है। यानी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, थोरियम है, कितना है, थोरियम दिया है दोस्तों 90। एक मिनट, इसको थोड़ा, थोरियम यहाँ पे दिया है 90, एटॉमिक नंबर कितना है, 90 है। यहाँ पे हो रहा है 232, मास नंबर कितना है, द्रव्यमान संख्या 232 है। इससे बन रहा है दोस्तों 82 पीबी, और यहाँ बन रहा है 208, ठीक है, 208, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, ऐसा प्रश्न रहे जब दो कणों के बारे में पूछा जाए तो सीधा सीधा मास नंबर को देखेंगे। द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी है मेरे भाई, द्रव्यमान संख्या में कमी है 24 की। 232 में से 208 घटाएंगे तो 24 आएगा, ठीक है। एक अल्फा कण के लिए द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तो 24 के लिए कितने की कमी, 24 बाई में 4 यानी 6। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 24 कमी हो रहा है द्रव्यमान संख्या में, इसका मतलब 6 अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ है, कितने, 6। तो अल्फा कणों का तो पता हमें चल गया, 6 अल्फा कण है, ठीक है। अब चलिए, अब जब दोस्तों 6 अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ है तो इसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी होनी चाहिए, 12। तो 90 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा आएगा 88, ठीक है। लेकिन लेकिन हमारे पास फाइनल एटॉमिक नंबर है 82,
फाइनल एटॉमिक नंबर कितना है 82। यानी कहीं ना कहीं बीटा कण का भी उत्सर्जन हुआ होगा इसके पास। एक मिनट दोस्तों, 6 अल्फा कण है, 6 अल्फा कण तो 90 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, 78 हो, कितना होगा 78। दोस्तों एटॉमिक नंबर आना चाहिए था 78, आ रहा है 82। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बीटा कण का उत्सर्जन हुआ होगा, तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो 4 एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है 4। अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है। एक बीटा कण के लिए एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, तो 4 के लिए कितने बीटा कण चाहिए 4। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया अल्फा कण 6 और बीटा कण 4 चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। पूरे डिटेल्स में बता दिया हूँ अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। थोरियम है 90 232 है, यहाँ पे रेडियम बन रहा है 88 228। इसका मतलब यहाँ पे एक अल्फा कण का डीके हुआ है। क्यों? क्योंकि मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक मास में 2 की कमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम है 4 9, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो अल्फा कण में 2 की वृद्धि हो रही है। अल्फा कण नहीं, एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 की वृद्धि मतलब एक अल्फा कण का क्या हो रहा है उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसे ही आपको कमेंट करना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। जब मंद गति से न्यूट्रॉन की बमबारी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में की जाती है तो वह 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। 2 हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस पे जब आप न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे इस पदार्थ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 नाभिक में टूट जाएगा, 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन ये दिया हुआ है। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का विखंडन, न्यूक्लियस का विखंडन, न्यूक्लियस का टूटना, यही क्या होता है नाभिकीय विखंडन होता है। जैसे यूरेनियम है 92 से 235, ठीक है, यहाँ पे ये टूट रहा है 2 नाभिक में, बेरियम 56 और एक क्रिप्टन। क्रिप्टन में टूटा 36, तो 36 और 56 कितना हो गया दोस्तों 92 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और 89 और 144 ये कितना हो गया 233 3। तो दोस्तों यूरेनियम 235 2 नाभिक में टूटा, यहाँ पे देखिए एक नाभिक 2 नाभिक में टूट गया, यानी 2 एलिमेंट्स में अलग अलग टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन में, ठीक है। और ऊर्जा तो रिलीज होगा ही, जब 2 नाभिक में टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगा ना, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन इसके पास बच गया, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन का योग। नाभिकीय विखंडन के यूज कहाँ होता है? परमाणु बम में। परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन तथा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम में दोस्तों अनियंत्रित विखंडन होता है, ठीक है। और नाभिकीय रिएक्टर में जो परमाणु का रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर, वहां पे क्या होता है? वहां पे नियंत्रित विखंडन होता है, ठीक है। परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की। परमाणु बम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो हल्के हल्के नाभिक जुड़कर एक नए भारी नाभिक बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो नाभिक जुड़ेगा, यानी दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, तो क्या होगा? एक नया तत्व बनेगा, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। जब दो न्यूक्लियस आपस में जुटेंगे तो उसे हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन दोनों जुड़ रहा है तो दोस्तों हीलियम बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लेकिन क्या है? ये ट्रिटियम है, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है? 3 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हीलियम बनेगा, हीलियम बनेगा और एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, और फिर प्लस में क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है। जब दो हाइड्रोजन मिल रहा है तो क्या होगा? हीलियम बनेगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 2, और मास नंबर कितना हो जाएगा? 4, और ऊर्जा रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ट्रिटियम कर देंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हीलियम बनेगा, लेकिन यहाँ पे मास नंबर कितना होगा? 5 होगा। इसका मतलब हीलियम का 4 है, यानी एक न्यूट्रॉन इसके पास और बचा है, तो ऐसे लिखेंगे, और प्लस एनर्जी तो निकलेगा ही, ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन का यूज कहाँ कहाँ होता है। सूर्य ऊर्जा, हाइड्रोजन बम तथा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन बम की खोज जो है एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के उपचार में होता है। I31 आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का यूज ब्रेन ट्यूमर में होता है। सोडियम 24 का यूज रक्त परिसंचरण में होता है। और C14 का यूज जो है मृत जीव या पौधों की आयु का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ के बारे में। अर्धकाल, अर्धकाल क्या है? हाफ लाइफ टाइम क्या है? दोस्तों हाफ लाइफ टाइम वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, उस समय को अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी अर्ध आयु वह समय है, वह समय अंतराल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी हैं उनके नाभिक जो है आधे रह जाते हैं। नाभिकों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है।
उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों हाफ लाइफ टाइम जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम को एन से कैलकुलेट किया जाता है, स्मॉल एन से। स्मॉल एन क्या है? अर्धकाल के बाद पदार्थ की बची हुई मात्रा। अर्धकाल के बाद पदार्थ कितना बचा हुआ है उसकी मात्रा, ठीक है, ठीक है। एन क्या है? शेष मात्रा है। एनओ क्या है? प्रारंभिक मात्रा है। तो दोस्तों शेष मात्रा एन बराबर होता है एनओ प्रारंभिक मात्रा इंटू हाफ के पावर एन। एन बराबर एनओ इंटू हाफ के पावर एन। एन क्या है? कैपिटल एन शेष मात्रा है, रिमेनिंग क्वांटिटी। एनओ क्या है? प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी। और स्मॉल एन जो है ये क्या है? हाफ लाइफ के बाद, अर्धकाल के बाद पदार्थ की बची हुई मात्रा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, पोलोनियम के अर्ध आयु 140 दिन है। अर्ध आयु कितना है? 140 दिन है, ठीक है। पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन होने में कितना समय लगेगा? 16 ग्राम में से 15 ग्राम का विघटन होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हाफ आयु कितना है? 140 दिन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एन बराबर क्या है? शेष मात्रा। शेष मात्रा कैसे निकालेंगे? एन से, ठीक है। तो शेष मात्रा कितना है? 1 है। 16 था, 15 का विघटन हो गया तो शेष कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा? एनओ क्या है? प्रारंभिक मात्रा 16 है इंटू 1/2 के पावर एन। अब यहाँ से एन का वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों, ये 1/16 हो जाएगा, यहाँ से 16 हट गया, 1/2 के पावर एन। तो एन बराबर आ गया 4। यहाँ से एन बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से एन बराबर आ गया 4। तो कुल समय कितना लगेगा? 140 में 4 से गुना कर देंगे, 560 दिन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं दोस्तों, वो सब भी करेंगे। यहाँ जाके हमारा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी करेंगे और हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करेंगे। प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है दोस्तों? ये जो है नाभिक का गुण है, न्यूक्लियस का गुण है, न्यूक्लियस टूटता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। दोस्तों रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, नाभिक कोई नहीं। कौन भाग लेता है दोस्तों? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ठीक है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। दोस्तों किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या से कम, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की यूनिट है दोस्तों क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियो धर्मी तत्व जो है अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जब अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? अल्फा किरण का उत्सर्जन होगा
तो एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा। बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि होगी, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और गामा किरण में दोनों के दोनों सेम रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या है? H प्लस आयन, He2 प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अल्फा किरणें क्या है? अल्फा किरणें जो है हीलियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आयन है। ठीक है, अल्फा किरणें को क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि अल्फा किरण के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है 2 धन इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारित का निर्माण होता है? दोस्तों, संभारित समान समान द्रव्यमान संख्या, समान एटॉमिक मास। तो संभारित का निर्माण होता है दोस्तों बीटा कणों के उत्सर्जन से। बीटा कण के उत्सर्जन से संभारित का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, गामा कण में क्या होगा? गामा कण में कोई में परिवर्तन नहीं होगा, ना अल्फा में होगा, ना परमाणु संख्या में होगा, ना परमाणु द्रव्यमान में होगा। इसलिए गामा कण हमारा आंसर नहीं होगा। संभारित के लिए जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो उसके लिए क्या होगा? बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो संभारित का निर्माण होगा। ठीक है, निम्न में से किसके उत्सर्जन में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तत्व का परमाणु क्रमांक किसके उत्सर्जन से बढ़ता है दोस्तों? अल्फा कण के, बीटा कण के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। दोस्तों, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है बीटा कण के उत्सर्जन से। कितने की वृद्धि होती है? 1 बीटा कण के बदले परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। 2 उत्सर्जन होगा तो 2 होगा, 1000 होगा तो 1000 होगा, लाख होगा तो लाख होगा। ठीक है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋण आवेश होता है बीटा किरण पर, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। बीटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन के समरूप है। बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉन के समरूप है। गामा किरणें क्या होती हैं? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित किरणें, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो गामा किरणें क्या होती हैं दोस्तों? गामा किरणें होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक है? दोस्तों, आयनन क्षमता जो है सबसे ज्यादा होता है किसका? तो आयनन क्षमता जो है सबसे ज्यादा होता है अल्फा किरण का। अल्फा किरण का आयनन क्षमता जो है सबसे ज्यादा है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं क्षय होने के बाद किसमें बदल जाते हैं? तो दोस्तों, क्षय होने के बाद ये सीसा में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं, लेड में बदल जाते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है किसकी है दोस्तों?
न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है अल्फा की का है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है दोस्तों रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, पैलेडियम। दोस्तों पोलैंड का नाम पोलोनियम। ठीक है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम को। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों रेडियो धर्मी पदार्थ क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 82 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। यानी जिसके पास 82 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो। ठीक है। तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सभी रेडियो एक्टिव है। लेकिन एल्युमिनियम जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु मिश्र में से किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का, यूरेनियम का, भारी पानी, प्लूटोनियम। तो दोस्तों इसमें हम यूज करते हैं बोरॉन का। ठीक है। दोस्तों अभी आप हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हल्ला हुआ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। तो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से किस चीज की का ऑर्डर करता? बोरॉन का। क्योंकि बोरॉन के छिड़काव से ही परमाणु बम के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो हम किस चीज का यूज करते हैं? बोरॉन का। एक अल्फा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सटीक आंसर है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या प्रभाव होता है? दोस्तों जब एक अल्फा कण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो आंसर क्या है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि गलत, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी गलत, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी सही है, परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि ये गलत है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम 1122 दिया हुआ है दोस्तों। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मास नंबर कितना है? 22 है। एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो इसके एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाएगी। यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर मान लीजिए x बनेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 22 रहेगा। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम 92 है, यूरेनियम 236 है।
से यूरेनियम कितना बन रहा है, 87 से 224 बन रहा है। तो इसमें कितना अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं ये बताना है। तो दोस्तों यूरेनियम 92 है, 92 से 87 हो रहा है एटॉमिक नंबर, यानी 5 की कमी हो रहा है। कितने की कमी हो रहा है, 5 की कमी हो रहा है। मास नंबर जो है 236 से हो जा रहा है कितना, 224। तो दोस्तों मास नंबर पे प्रभाव कब पड़ता है, जब अल्फा कण का उत्सर्जन हो। कितने का कमी हो रहा है, 12 का। तो एक अल्फा कण से मास नंबर में 4 का, तो 12 के लिए 3 अल्फा कण, 12 के लिए कितने अल्फा कण, 3 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे। और जब 3 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे तो एटॉमिक नंबर 92 है, तो एटॉमिक नंबर में 6 की कमी यानी 86 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 87 दिया है, यहाँ पे 87 दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है, तभी इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है। एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है, 1 से। तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ यानी एगो बीटा कण, यानी 3 गो अल्फा एगो बीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण क्षरण की दर, रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण जो है, डिके जो है, वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेंगे। अमाउंट पर कोई डिपेंड नहीं करता है। यदि यूरेनियम 92 से 238 है, से बन रहा है 91 234, तो कितने अल्फा और कितने बीटा कण हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यूरेनियम 92 से 91 हो रहा है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और मास नंबर में 238 से 234 बन रहा है। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले मास नंबर देखेंगे। मास नंबर में 4 की कमी, 4 की कमी है। 4 की कमी मतलब इसे एक अल्फा कण क्या हुआ है, उत्सर्जित हुआ है। एक अल्फा कण में एटॉमिक मास में कितने की कमी होती है, 4 की। तो एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक अल्फा कण जब यहाँ पे उत्सर्जित होगा तो इसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए था 90, क्योंकि 2 की कमी होती। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 91 दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं एगो बीटा कण उत्सर्जित हुआ है अल्फा के बाद, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है, 91। 90 से 91 हो गया, एक बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों एगो अल्फा एगो बीटा, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल कितना है, 70 दिन है। टाइम पीरियड कितना है, 70 दिन है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पे जीवन काल नहीं दिया है, अर्ध जीवन काल 70 दिन है। तो 70 दिन में ये अपने आप का कितना होगा, 0.5 होगा। 1 ग्राम का आधा 0.5 ग्राम। फिर 70 दिन बाद ये क्या होगा दोस्तों, 0.25।
तो कितने दिन में 0.25 हो गया? 70 70 140 दिन में। तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। प्रश्न आगे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को अभी हम होल्ड पे रखेंगे, कुछ समय बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे ये क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन, इसे हम होल्ड पे रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। दोस्तों अल्फा कण पे कितना चार्ज होता है? 2e चार्ज होता है। 2e चार्ज होता है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा कण का आवेश जो है प्रोटॉन का आवेश का कितना होता है? 2 गुना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसी का 2 गुना चार्ज जो है किस पे होता है? अल्फा पार्टिकल्स पे होता है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, नाभिक से गामा किरण का उत्सर्जन। दोस्तों नाभिक से जब गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, द्रव्यमान दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संख्या और द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी केवल प्रोटॉनों की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी की संख्या नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है ना एटॉमिक मास में चेंज होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे चेंज हो जाएगा, बताओ आप मुझे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सटीक सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, कैडमियम है 48 115। 48 क्या है? एटॉमिक नंबर है। 115 क्या है? एटॉमिक मास है। नाभिक से 2 बीटा क्रमागत क्षय होने पर प्राप्त होगा। 2 बीटा कण क्या होगा? डिके हो रहा है, मतलब 2 बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो क्या होगा? तो दोस्तों एक बीटा पे क्या होगा? एगो एटॉमिक संख्या बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 48 है। तो बीटा डीके 1 होगा तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ेगा। 2 होगा तो 2 बढ़ेगा, तो 2 बीटा डीके हो रहा है, यानी इसमें एटॉमिक नंबर में 2 बढ़ जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 50 हो गया। लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों 50 एक्स और ये 115, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया रहेगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 50 यहाँ पे भी दिया है, 50 यहाँ पे भी दिया है, लेकिन एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान में यहाँ चेंज कर दिया है, 2 की कमी कर दिया है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान तो सेम रहता है बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 50 मिनट है। 5 घंटे के पश्चात पदार्थ का कितने भाग शेष बचेगा? दोस्तों ये जितने भी अर्धकाल वाले हाफ लाइफ टाइम वाले क्वेश्चन है वो सभी हम होल्ड पर रखते हैं, एक साथ हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो हमारा जो बनाने का लय है 10-12 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों टोटल। एक ही बार करेंगे, अगर एक एक करके करेंगे तो लय टूट जाएगा। एक ही बार हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों हाफ लाइफ टाइम का क्वेश्चन है, ये भी है। ये सारा क्वेश्चन हम एक लाइन में कर लेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन में यूरेनियम कितना दिया है? 92 से 238 है। का नाभिक 91 से 234 में बदल जाता है। ठीक है, इसका विघटन में उत्सर्जित कण है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे यूरेनियम 92 है, एटॉमिक नंबर हो जा रहा है 91, यानी 1 की कमी हो रही है। एटॉमिक मास 238 है, हो जा रहा है 234। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास में 4 की कमी है, यानी एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। तो जब अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है तो इसके एटॉमिक नंबर में भी कुछ कमी होगा, 2 की कमी होता है, तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए था 90, लेकिन एटॉमिक नंबर दिया गया है 91। इसका मतलब यहाँ पे एक बीटा कण का भी उत्सर्जन हुआ है, तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक अल्फा कण और एक बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। इतने डिटेल्स में कोई नहीं बताता है दोस्तों, और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई भी टीचर ने नहीं कराया है, आप जाकर देख सकते हो। दृश्य स्पेक्ट्रम में बैगनी और लाल विकिरणों के बीच आवृत्ति का अनुपात है। दृश्य स्पेक्ट्रम में 400 nm होता है बैगनी का, और लाल का होता है 750 nm। विकिरणों के बीच आवृत्ति का अनुपात है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, बैगनी और लाल विकिरणों के बीच आवृत्ति का अनुपात। ठीक है, आवृत्ति का अनुपात क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 750 बटा में 400, ये हो जाएगा ब्लू का, ये हो जाएगा रेड का। ब्लू का वेवलेंथ कितना दिया है 400, लेकिन 400 नीचे लिखेंगे, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 0 से 0 गया, 5 से ये कितने बार में गया, 15 बार में, 5 से गया 8 बार में, तो 15 बटा 8 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक न्यूट्रॉन की हानि निम्न में से किसके बराबर होती है। एक न्यूट्रॉन की हानि, न्यूट्रॉन एक लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोटॉन की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। एक बीटा कण की हानि, एक प्रोटॉन की वृद्धि, दोनों एक बीटा कण की हानि। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक बीटा कण की हानि और एक प्रोटॉन की वृद्धि, दोनों। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन में बदलेगा, तभी तो हमारा एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा तभी तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा, और परमाणु द्रव्यमान तो सेम होता है बीटा कण के उत्सर्जन में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बीटा कण की हानि होती है, बीटा कण उत्सर्जित हो गया, यानी एगो बीटा कण निकल गया, तो निकल गया उसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन एक बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हाफ लाइफ टाइम का है, इसको एक साथ ही हम करेंगे। अल्फा कण पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कितना गुना होता है। दोस्तों अल्फा कण पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना होता है, 2 गुना होता है। एक बीटा कण डॉट 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 के समान है। एक बीटा कण जो है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। एक बीटा कण जो है एक इलेक्ट्रॉन के समान है, एक इलेक्ट्रॉन के समान है। ठीक है, यदि U-238 नाभिक 2 समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित 2 नाभिक होंगे। दोस्तों यूरेनियम 238 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 नाभिक में डिवाइड होता है अलग अलग। ठीक है, तो 2 नाभिक कैसे होंगे, स्थिर होंगे कि रेडियोधर्मी होंगे कि समस्थानिक होंगे कि समधारिक होंगे। ठीक है,
दोस्तों स्थिर नाभिक होंगे। कैसे होंगे? स्थिर नाभिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है 82 से कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 82 से कम हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। जब ये दो भाग में डिवाइड होगा तो इनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 82 से कम हो जाएगा। और जब 82 से कम हो गया तो इनका नाभिक कैसा होगा? स्थिर हो गया। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक अल्फा कण समान होता है डॉट डॉट डॉट, हीलियम नाभिक के समान होता है। ठीक है, हीलियम के समान होता है। अल्फा कण जो है हीलियम के समान होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। ये भी हाफ लाइफ टाइम का क्वेश्चन है, इसे हम होल्ड पे रख रहे हैं। अभी सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में तत्व एक्स है। एक्स तत्व क्या है? ठीक है, तो दोस्तों एक्स तत्व जो है वो क्या है? यहाँ से दोस्तों E प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक कम हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, पहले 11 था, अब 10 हो गया। तो 10 किसका होता है दोस्तों? 10 नियॉन का होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नियॉन। ठीक है, अल्फा व बीटा किरणें क्रमशः होती हैं। अल्फा व बीटा किरणें कैसे होती है? अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, धनावेशित और ऋणावेशित। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु बम एवं नाभिकीय ऊर्जा बनाने में क्रमशः कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम एवं नाभिकीय ऊर्जा बनाने में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अनियंत्रित। क्योंकि दोस्तों बताया भी था मैं, परमाणु बम में क्या होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन व नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। आगे बढ़ेंगे। सूर्य ऊर्जा, परमाणु बम व हाइड्रोजन बम का निर्माण क्रमशः होता है। सूर्य ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर काम करता है दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। तो सूर्य ऊर्जा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। BARC का पूरा नाम क्या है? BARC का पूरा नाम है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, जापान के नागासाकी व हिरोशिमा में परमाणु बम क्रमशः गिराया गया था। तो जापान के नागासाकी व हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम जो है गिराया गया था 9 अगस्त 1945 व 6 अगस्त 1945। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में क्रमशः कौन से ईंधन का प्रयोग हुआ था? कौन से ईंधन का प्रयोग हुआ था दोस्तों? परमाणु बम में कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? यूरेनियम व प्लूटोनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च आयनिक क्षमता व भेदन निम्न भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो उच्च आयनिक क्षमता व निम्न भेदन क्षमता जो है अल्फा किरणों की होती है। अक्रिय गैस जो रेडियो एक्टिव है कौन सी है? रेडॉन है। कौन सा है दोस्तों? रेडॉन है, याद रखिएगा ध्यान से। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व अर्ध आयु का 50 दिन है, दोस्तों हाफ लाइफ टाइम का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये भी हाफ लाइफ टाइम का है, एक साथ बस अब क्वेश्चन लास्ट ही होने वाला है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है दोस्तों? यदि यदि एल्युमिनियम है 27 है, ठीक है, 27 क्या है? इसका एटॉमिक मास है, का परमाणु त्रिज्या 3.6 फर्मी है। तो फर्मी में 64 कॉपर 64 है इसका,
का अनुमानित परमाणु त्रिज्या क्या होगा? एल्युमिनियम का परमाणु त्रिज्या 3.6 दिया है, तो कॉपर का अनुमानित परमाणु त्रिज्या क्या होगा ये पूछ। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार कराएंगे। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, एटॉमिक रेडियस बराबर होता है आर नोट इंटू ए के पावर 1/3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताया भी होगा। अब देखिए आर नोट क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सबके लिए फिक्स होता है इसका वैल्यू, यानी और ए क्या है, ए जो है एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आर प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर 1/3 के। सिंपल है हमारा। अब यहाँ पे देखिए आर एल्युमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगा, आर एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा दोस्तों 27 के पावर 1/3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर 3, क्योंकि 3 के पावर 3 27 होता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 के पावर 3 27 को लिख सकते हैं, पावर 1/3, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 3 आ गया। उसी तरह आर कॉपर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास के पावर 1/3, यानी 64 के पावर 1/3। ठीक है, अब 64 क्या होगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, खत्म हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कॉपर बटा रेडियस ऑफ एल्युमिनियम बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, एल्युमिनियम का रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे भाई, एल्युमिनियम का रेडियस दिया है 3.6। ठीक है, तो आर कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, आर एल्युमिनियम, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया है, 4/3 इंटू कितना दिया है, एल्युमिनियम दिया है 3.6। ये कट गया दोस्तों, कितना बार में जाएगा, 1.2 बार में जाएगा आई थिंक। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये 4.8 बार में, 4.8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोरियम है, 90 है, 228 है, ये परिवर्तित हो रहा है Bi 212 और यहाँ पे आ जा रहा है 83। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में कितने की कमी हुई है दोस्तों, तो एटॉमिक मास में कमी हुई है 16 की, क्योंकि 212 में 16 जोड़ेंगे तो 228, यानी यहाँ पे 4 अल्फा पार्टिकल क्या हुए हैं, उत्सर्जित हुए हैं। क्यों, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में होता है 4 एटॉमिक नंबर की कमी, तो 4 अल्फा पार्टिकल में 16 एटॉमिक मास का कमी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम देख रहे हैं एटॉमिक मास, जब 4 अल्फा एटॉमिक नंबर, जब 4 अल्फा पार्टिकल का कमी हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए था 82। क्यों, क्योंकि 8 की कमी होगा, 4 1 के कारण 2, तो 4 के कारण 8, परमाणु संख्या में कितने की कमी होगा, 8 की, 82 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 83 है, यानी कहीं ना कहीं एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ है, तभी तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है। तो दोस्तों 4 अल्फा और 1 बीटा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है।
अब दोस्तों जिन जिन क्वेश्चंस को हमने स्किप किया हुआ था वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और उस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन यही था दोस्तों, क्या था, रेडियोधर्मी पदार्थ है, जीवन काल 1 दिन है, तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो शेष भाग n बराबर n नॉट प्रारंभिक मात्रा इंटू 1/2 के पावर n होता है। तो यहाँ से दोस्तों n नॉट इंटू 1/2 के पावर n, यानी शेष भाग के बाद जितना दिन बच जाता है, तो 4 दिन के पश्चात पूछ रहा है, तो 1/2 के पावर 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n नॉट का 1/16 हो जाएगा। एन नॉट का कितना हो जाएगा, 1/16, यानी 6.14, 6.14%, यानी 6.25%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और मैं बता देता हूँ दोस्तों। एन बराबर क्या होता है, एन नॉट इंटू 1/2 के पावर एन, ठीक है। अब देखिए एन क्या होता है, शेष भाग होता है कि नहीं होता है, ये प्रारंभिक भाग होता है, और ये होता है हाफ लाइफ टाइम के बाद जितना समय पश्चात कितना समय बचा। ये एन नॉट का पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 1/2 4 दिन के बाद पूछ रहा है, तो पावर में 4, यानी एन नॉट का 1/16। तो 1/16 कितना परसेंट होगा, तो 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 6.1/4, यानी 6.25%, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। 1 दिन बाद 1/2 हो जाएगा, 2 दिन बाद कितना हो जाएगा, 1/4, 3 दिन बाद कितना हो जाएगा, 1/8, 4 दिन बाद कितना हो जाएगा, 1/16, यही पूछ रहा है आपसे। 4 दिन बाद कितना रह जाएगा, 1/16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है, 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में समय लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली अर्ध आयु में, पहली अर्ध आयु में यानी 4 महीने में, 4 महीने में, यहाँ पे 4 महीने में ये कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी 50% क्षय हो जाता है, आधा शेष रह जाता है। अगले अर्ध आयु में क्या होगा, इसका आधा यानी 1/4 खत्म, 1/4 शेष रहता है, ठीक है। उसके बाद 1/4 शेष रहा, यानी कितना खत्म हो गया दोस्तों, 3/4 खत्म हो गया, टोटल कितना महीना लग गया, 8 महीना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देख लो दोस्तों, हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है, 4 महीने, यानी 4 महीने में आधा खत्म हो जाता है, आधा ये शेष रहता है, ये शेष यहाँ पे लिख रहे हैं रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से बनाना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं शेष भाग, यहाँ पे लिख रहे हैं खर्च, ठीक है। अब देखिए 4 महीने में क्या हो रहा है, आधा शेष रह रहा है, आधा खर्च हो रहा है, ठीक है। उसके अगले 4 महीने में जो बच गया उसका आधा अब खर्च होगा, यानी उसका आधा अब खर्च होगा और आधा बचेगा, तो 1/4 शेष रह गया, तो कितना खर्च हो गया, यानी टोटल 3/4 हमारा खर्च हो गया, तभी तो कुल मिला के 1 होगा, ठीक है। तो 3/4 खर्च कितने दिन में हुआ, टोटल 8 महीने में, वही पूछ रहा है आपसे।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था वो सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितना है? 50 मिनट है। ठीक है, 5 घंटे के पश्चात पदार्थ कितना भाग शेष बचेगा? यानी 50 मिनट में आधा भाग खत्म हो गया। ठीक है, तो 100 मिनट में इसका आधा 1/4, फिर 200 मिनट में 1 मिनट, 50 मिनट में आधा, तो अगले 50 मिनट में फिर इसका आधा, फिर अगले 50 मिनट में इसका आधा, फिर अगले 50 मिनट में इसका आधा, फिर अगले 50 मिनट में इसका आधा, और फिर अगले 50 मिनट में इसका आधा, यानी 1/64। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो 300 मिनट में क्या बोल रहा है, कितना भाग शेष होगा? कितना भाग शेष होगा? तो कितना भाग शेष होगा? 1/64, यानी 1/64 जो है कितना परसेंट है? 100 से गुना कर देंगे। 25 से गया कितने बार में? 4 से गया 25 बार में, 4 से गया ये 16 बार में, यानी दोस्तों 1.6, ऑप्शन नंबर सी। 32 में कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 3 घंटे है। 9 घंटे के पश्चात इसकी सक्रियता मूल मान का घट कर रह जाएगी। दोस्तों हाफ लाइफ टाइम कितना है? 3 घंटे है। 3 घंटे में ये आधा होता है, तो अगले 3 घंटे में क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर अगले 3 घंटे में ये 1/8 रह जाएगा। ठीक है, अगले 3 घंटे में कितना रह जाएगा? 1/8 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना रह जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? 1/8। 3, 6, 9, 9 घंटा में कितना रह जाएगा? 1/8 रह जाएगा। घटकर कितना रह जाएगा? 1/8। सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाफ टाइम कितना है? 4 साल है। हाफ टाइम कितना है? 4 साल है, यानी 4 साल में पदार्थ आधा खर्च होता है, आधा शेष बचता है। ये वाला भाग शेष रहता है। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? शेष है। ठीक है, अगले 4 साल में फिर क्या होगा दोस्तों? इसका 1/4 भाग बचेगा, फिर अगले 4 साल में 1/8 भाग बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 12 वर्ष बाद पदार्थ की मात्रा क्या होगी? एन नॉट की अर्ध आयु वाले पदार्थ का मूल द्रव्यमान है। एन नॉट टी हाफ बराबर 4 वर्ष की अर्ध आयु वाले पदार्थ का मूल द्रव्यमान है। तो 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद कितना बच गया? एन नॉट का 8 बच गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 4, 8, 12, 12 वर्ष बाद कितना बचा? 1/8 भाग बचा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 30 दिन है। कितना है? 30 दिन। 30 दिन में आधा भाग खत्म होता है, आधा भाग शेष रहता है, तो 90 दिन। तो 30, अगले 30 दिन में 1/4 भाग, इसका आधा शेष बचेगा। फिर अगले 30 दिन में इसका आधा, यानी 1/8, यानी 90 दिन में टोटल 1/8 भाग शेष बचेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1/8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं होगा, सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बचा हुआ है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व अर्ध आयु का 50 दिन है, हाफ लाइफ टाइम कितना है, 50 दिन, ठीक है, तब कितने समय बाद इसकी शेष बचत प्रारंभिक मात्रा की 1/8, 50 1/2, 50 दिन में आधा, अगले 50 दिन में फिर 1/4 हो जाएगा, फिर अगले 50 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8। तो टोटल कितना दिन लगा, 150 दिन लगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जाके हमारा सेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।